हेलो एवरीवन। देखिए आज आपका जो टॉपिक है वो है लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। आपका एक चैप्टर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, सेमेस्टर 1। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, इसको लिख लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट डाउन करिए। लाइन स्टाफ क्या होता है हम देखते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेसिकली आप हिंदी में इसको रेखा और सहायक के तौर पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। सहायक संस्था और रेखा संस्था। ठीक है, लाइन एजेंसी एंड स्टाफ एजेंसी। Each department is a complete self-contained unit. A separate person will look after the activities of the department and is full control over the department. फर्स्ट पॉइंट बनेगा, लाइन एजेंसी का मतलब वो होता है जिसका अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल हो। ठीक है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है। जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री में ब्रिगेडियर रैंक होता है, मेजर रैंक होता है, कैप्टन रैंक होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कर्नल होता है। ठीक है, उनके नीचे जो है उनके सहायक और सभी को अपने सैनिक मिले हुए होते हैं, या जो है फौजी होते हैं। प्रत्येक दल के नीचे किसी अफसर के नीचे 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं। सो जो ये जो ऑफिसर रैंक हैं, जो मेजर रैंक्स हैं मोटे मोटे, वो लाइन एजेंसी में आ जाएंगे। और जो उनको असिस्ट करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, जो उनका सहायक दल है, वो स्टाफ एजेंसी में आ जाएगा। बेसिकली ये मैंने एक बहुत ही भारी प्रारूप बना के दिखाया है, बहुत ही मोटे मोटे एंगल से। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको जस्ट आपकी एक पिक्चर क्रिएट हो जाए उस हिसाब से। लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली। ठीक है, अथॉरिटी का बहना, ठीक है, मतलब आदेश का बहना, आदेश का और आप डायरेक्टिव्स का बहना, डायरेक्शंस का दिया जाना। टॉप टू बॉटम, टॉप का मतलब है ऊपर से नीचे आदेश आना, ऊपर बॉस की तरफ से निचले सहायता, जो सहायक यूनिट्स हैं, स्टाफ एजेंसीज हैं, उनको जो है डिसीजन का फ़्लो होना, अथॉरिटी का फ़्लो होना लाइन ऑर्गेनाइजेशन की एक ख़ास बात है। इसमें से आप 2-3 पॉइंट निकल के आए हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सैनिक संस्था से ली गई है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है। पहले दूसरी बात है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर। दूसरा पॉइंट छोटा सा निकल के गया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नियंत्रण रखती है डिपार्टमेंट पर, विभाग पर। तीसरी बात निकल के आएगी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन, बस वर्टिकली, ऊपर से नीचे अथॉरिटी बहेगी। स्टाफ एजेंसी में इसका उल्टा होएगा। स्टाफ एजेंसी में नीचे से ऊपर, मतलब आप बॉस तक जो जाएगी वो आप सहायता जो यूनिट्स हैं, स्टाफ एजेंसीज जो हैं, वो बॉस के नीचे काम करती हैं। उसको भी हम सेपरेट स्लाइड में करेंगे। अभी बस इस स्लाइड में से आप 3 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए, मैं जो बात समझा रहा था आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे जनरल मैनेजर हैं, ये भी लाइन एजेंसी हैं। ठीक है, इसके नीचे जितने भी देखिए, और जो ये वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, सेल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल है, वर्कर्स, देखिए जितने भी वर्कर्स हैं ये सारे आपके स्टाफ एजेंसी हैं के हैं। और ये आपके लाइन में जितने भी अफसर लिखे हुए हैं ऊपर, ये लाइन एजेंसी हैं। रेखा के जो हैं अफसर हैं, रैंक्स हैं बेसिकली। ठीक है, स्टाफ एजेंसी क्या होती है, वेरियस स्पेशलिस्ट आर सेलेक्टेड फॉर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वेरियस स्पेशलिस्ट्स हु आर वर्किंग एट ए सुपरविजन लेवल। ठीक है, जो अधिकारी उच्च स्तर पर बैठे हैं उनसे जो आदेश लेते हैं, वो आदेश लेने वाली संस्था स्टाफ है। ठीक है, सो इन आदेश को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि एक बड़े विभाग में बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं, स्टेनोज होते हैं, जो लिपिक बोलते हैं आप जिनको, क्लर्क्स को, या कोई स्पेशल मशीन के लिए कोई आदमी बिठा रखा है, वो क्या है, सारे स्टाफ एजेंसी में आते हैं। स्टाफ एजेंसी का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का काम करना। स्टाफ एजेंसी के पास अथॉरिटी नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होता है, और फ्लो ऑफ अथॉरिटी या फ्लो ऑफ डिसीजन नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें डिस्टिंग्विश करती हैं लाइन एंड स्टाफ को। लाइन ऑफिसर्स हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, वहीं स्टाफ एजेंसी हैज़ नो अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। इसका उल्टा हो जाएगा। स्टाफ ऑफिसर्स क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं,
एंड सर्विसेज अपनी सेवाएं देते हैं टू लाइन ऑफिसर। स्टाफ ऑफिसर्स आर जनरली एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर फील्ड्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने फील्ड के, उससे बाहर वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक बॉस होता है वो जनरली 10 से 20 काम जितने भी हो सभी तरीके की सुपरविजन कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, संगठन में। लेकिन जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वही स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने के लिए बनी है, असिस्ट करने के लिए बनी है, एडवाइस देने के लिए बनी है, ना कि डिसीजन देने के लिए। ये आप 2-3 पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लो इसमें से, कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास अथॉरिटी नहीं है। एडवाइस कौन देता है? स्टाफ देता है। ठीक है, सर्विसेज कौन देता है? स्टाफ देता है। विशेषज्ञ कौन होता है? स्टाफ होता है। ये अलग अलग पॉइंट्स आप इसमें से निकालोगे। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फुल अथॉरिटी इज हेडेड बाय द लाइन ऑफिसर्स रिगार्डिंग प्लानिंग। देखिए, अगर प्लान करने की कोई बात आएगी कि कैसे संस्था चलाई जानी है, तो वो किसके हाथ में होनी चाहिए? आप सोचोगे स्टाफ को वो कभी भी नहीं दी जाएगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो सारी जो है प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की और कंट्रोल ऑफ वर्कर्स जो है लाइन के पास होता है। आप क्या बदलाव करने हैं, क्या पॉलिसी बनानी है, क्या नीति बनानी है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में है? लाइन एजेंसी के हाथ में है, रेखा के हाथ में है। ठीक है, रेखा, लाइन का मतलब है यहाँ रेखा, हिंदी में इसको आप लाइन भी लिख सकते हो, रेखा भी लिख सकते हो। स्टाफ को स्टाफ लिख सकते हो, सहायक संस्था भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? आर्गुमेंट्स ऑफ लाइन ऑफिसर्स अगेंस्ट स्टाफ ऑफिसर्स। ठीक है, लाइन ऑफिसर्स क्या कहते हैं? स्टाफ ऑफिसर्स की क्या दिक्कतें हैं कि उनकी जो एडवाइस दी गई है वो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रिजल्ट्स के लिए। देखिए, फाइनल जिम्मेदारी जो होती है काम करने की वो अधिकारियों पर ही आती है। स्टाफ वाले मोस्टली ये कह के काम को टाल सकते हैं कि हमें तो जो ऑर्डर मिले थे हमने वो किए, तो काम सही हो या गलत हो, वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जिम्मेदारी किसी की आती है तो वो लाइन एजेंसी की आती है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जिम्मेदारी किसकी होती है ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, लाइन की होती है जिम्मेदारी। ठीक है, दे टेक इन, जिम्मेदारी का यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, they take into account only the department's goal, not the organization's goal as a whole. Staff officers blame line officers when failures happen, whereas are keen on getting credit for success. Line officers completely neglect the advice given. ये स्टाफ वाले अब लाइन ऑफिसर्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारी दी गई राय को बिल्कुल अनसुना किया जाता है। लाइन ऑफिसर्स हैं वो हिचकते हैं नए आइडियाज़ लेने के लिए हमसे। ठीक है, हमसे ली गई एडवाइस को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये थोड़ी सी आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि बॉस और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कैसे रिलेशन होते होंगे। बॉस कितनी सुनते हैं अपने वर्कर्स की, और वर्कर्स को अपने बॉस से क्या दिक्कत हो सकती है। लाइन एंड स्टाफ की नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने बनाई है ये देखिए, लाइन फंक्शंस आर दोज विच हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले ले, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी ले ले, वो है लाइन एजेंसी। वहीं स्टाफ जो है वो हमेशा लाइन के पीछे रहती है, लाइन आगे रहती है, स्टाफ उसके पीछे पीछे काम करती है। जो लाइन बोलती है वो स्टाफ करता है। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से जिम्मेदारी भी लाइन की ही होती है। स्टाफ रेफर्स टू दोज एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प द लाइन टू वर्क मोर इफेक्टिवली इन अकम्प्लिशिंग। हेल्प द लाइन, देखिए मेन वर्ड ये है हेल्प द लाइन, सिर्फ हेल्प करने के लिए बनी है लाइन को की सहायता, लाइन का काम का जो बोझ है वो कम करने के लिए बनी है। मान के चलिए लाइन को 100 काम है तो वो 50, 60, 70% जो है काम अपने ऊपर ले लेती है, उसको हेल्प करती है, असिस्ट करती है, उसका काम आसान कर देती है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हो कि काम को आसान कर देती है लाइन के, काम को सिंपल कर देती है लाइन के, काम को कम कर देती है लाइन के। ठीक है, इट रिड्यूसेस द वर्क, इट ईज आउट द वर्क। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। स्टाफ रिलेशनशिप इट एडवाइजरी। ठीक है, सिर्फ एडवाइस कर सकता है, मतलब सलाहकारी ही है।
अच्छा, दूसरे फंक्शंस क्या हैं स्टाफ के? रिसर्च करना, एडवाइस देना, इन्वेस्टिगेट करना। रिसर्च करने का मतलब है अनुसंधान करते रहना कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, ऊपर रिपोर्ट देते रहना कि जी हम काम तो करते हैं ऐसे ऐसे, हमें ये दिक्कत आती है। तो एक प्रकार के अनुसंधान भी करते हैं स्टाफ के जो लोग हैं, ठीक है, ताकि जब उनसे कोई सलाह मांगी जाए, लाइन ऑफिसर्स की तरफ से कोई जवाब मांगा जाए तो वो अपना पक्ष रख सकें। देखिए, हिंदी में भी मैंने इसको बनाया है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए इजी होगा। वे संगठन के लाइन एजेंसी के रेखा एजेंसियों के निम्न चारित्रिक लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? काम को प्रत्यक्ष रूप से करती है, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है। लाइन है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, मतलब बिल्कुल सामने से आके, पीछे खड़े होके कौन करती है? छाया के तौर में, शेडो के तौर में काम करती है। लाइन की जो शेडो है वो है स्टाफ एजेंसी। सो प्रत्यक्ष रूप में आपको कोई खड़ी मिलेगी वो लाइन एजेंसी मिलेगी। निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का अधिकार है इन्हें। देखिए, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ऑर्डर देना, ठीक है, डायरेक्टिव्स देना, निर्देश देना, अथॉरिटी को थोपना कह लीजिए, अथॉरिटी को लागू करना कह लीजिए, ये लाइन एजेंसी के पास है। सीधे संपर्क में आती है, जनता के सीधे संपर्क में आती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जनता से सीधे संपर्क में स्टाफ एजेंसी नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार सेवा एजेंसियों स्वभाव में कार्यकारी होते हैं और प्रमुख कार्यकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्देशन और देखरेख में काम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है कि जो रेखा एजेंसियां स्वभाव में कार्य और प्रमुख एजेंसियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्देशन, देखरेख में काम कर रहे कार्यात्मक जिम्मेदार के अधीनस्थ विभाग है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन एजेंसी। एल.डी. वाइट एक थिंकर हैं, आप इसको कोट कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। एल.डी. वाइट ने क्या कहा है रेखा एजेंसियों के लिए कि ये जिम्मेदारी लेना होता है इनका काम, निर्णय लेना होता है इनका काम, नीति और कार्यों की व्याख्या और बचाव करना और नीति का निर्माण करना भी इन्हीं का कार्य होता है। नीति का निर्माण का मतलब है पॉलिसी मेकिंग, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, हम क्या करने जा रहे हैं। ये अधिकार किसका होना चाहिए? निर्णय लेने का लाइन एजेंसी का होना चाहिए, ना कि स्टाफ का। स्टाफ तो जो निर्णय ले लिया गया है उसको मानने का और उसको इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए बना है, ठीक है। उत्पादन संभालना और प्रभाविता और मितव्ययता की तलाश करना, एफिशिएंसी, इकोनॉमी की तलाश करना कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, आउटपुट अच्छा आए, ठीक है, टर्नओवर अच्छा निकले, लेबर टर्नओवर कम हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो की जिम्मेवारी होती है वो लाइन एजेंसी की होती है, रेखा एजेंसी की होती है। वहीं पिफनर एक थिंकर हैं, पिफनर इसको भी आप लिख सकते हो। उन्होंने क्या कहा है? 3 प्रकार की स्टाफ एजेंसी होती हैं। सामान्य स्टाफ जो आमतौर पर सलाह सूचना संग्रहण करता है, मतलब कम्युनिकेशन रिलेटेड हेल्प करता है, अनुसंधान करता है, प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख कार्यकारी की मदद करता है। मेन लाइन देखिए ये है, प्रमुख कार्यकारी की मदद करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। स्टाफ का काम है प्रमुख अधिकारी की मदद करना, ठीक है। और फिर काम का क्या है? सूचना का संग्रहण करना, अनुसंधान करना, प्रमुख कार्यकारी की मदद करना, सलाह देना, ठीक है। तकनीकी स्टाफ का क्या काम है? प्रमुख कार्यकारी को सलाह देते हुए कार्यात्मक पर्यवेक्षण करता है। विशेष स्टाफ, या देखिए आपने देखा होगा कई बार बॉस के नीचे कई कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जिसको सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज होती है और कुछ नहीं होता। दैट इज़ दोज पीपल आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अगर किसी प्रकार की बॉस को या मैनेजर को या आपके डायरेक्टर को या आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को किसी प्रकार की कंप्यूटर रिलेटेड मदद चाहिएगी, टेक्निकल मदद चाहिएगी, वो स्टाफ के आदमी को बुलाएगा और अपने काम करवा सकता है, ठीक है। ये कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टाफ एजेंसियों के। कुछ और देख लेते हैं। ये गौण या समर्थक कार्य करते हैं। मेन वर्ड ये आ गया, समर्थक कार्य करते हैं, जो किसी का समर्थन देने में यूज़ हो, यानी सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति में रेखा की मदद करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, सांगठनिक उद्देश्य का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स क्या हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए स्टाफ एजेंसी हेल्पफुल रहती हैं। वहीं अगर आप ये सोचो टारगेट सेट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीति कौन बनाता है, पॉलिसी कौन बनाता है,
लॉ कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, कौन, लाइन एजेंसी बनाती है। लेकिन उन कानून को पूरा करने के लिए जोर जो लगाता है वो स्टाफ एजेंसी भी लगाती है। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, आदेश देने की शक्ति नहीं है, निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, ओके, वे जनता के प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में नहीं आते, अज्ञात रूप से काम करते हैं, मतलब उनको कोई जाने ना जाने कोई वो नहीं है, वाहवाही होती है वो बॉस की होती है। ठीक है, हमेशा आप देखोगे सारे अधिकारी हैं जो सरकारी अधिकारी हैं वो दिन रात पीछे से काम करते रहते हैं, लेकिन लाइन एजेंसी के लिए जो आपके प्रमुख अधिकारी हैं, जो आपके नेता लोग हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं को आगे खड़े होकर जनता को जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं को बनती है। अगर कोई गलत काम हो जाता है तो भी उन्हें जवाब देना पड़ता है। वहीं अगर सक्सेस होती है तो वो भी उन्हीं के सर होती है। ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनता से डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सो आपको लाइन एजेंसी 2-3 आप थिंकर कोट कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी क्या हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए। सो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट्स बनाइए, इसके नोट्स बनाइए, मुझे सबमिट करिए। प्लस इसमें से कुछ एक जो हैं थिंकर्स हैं वो उनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हो। एक आपने ये देखा लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलिट्री से ली गई है, समझाने के लिए मैंने बताया। जैसे मिलिट्री के मेजर रैंक्स होते हैं बड़े अधिकारियों के, वो लाइन एजेंसी में आते हैं, और उसको जो सहायता करने के लिए उन्हें जो और फौजी मिले हुए होते हैं जो उनका काम करते हैं वो जो है स्टाफ एजेंसी का काम करते हैं। मोटी मोटी इसको आइडिया अपने दिमाग में रखिए, इसको सोच के आप एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।